हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 15 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 16 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। सबसे पहले 68 प्रश्न है वो अपन जीके से संबंधित पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन 22 प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से संबंधित पढ़ेंगे। 45 प्रश्न मैथ और रीजनिंग से संबंधित पढ़ेंगे और 15 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित। यही पैटर्न रहने वाला है परीक्षा का। देखिए, पहला प्रश्न, मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। बताइए, मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 80 से 100 mg। 80 से 100 mg। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 80 से 100 mg प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है? दोस्तों बताइए, निम्न में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उष्मासेपी है? कौन सा प्रक्रम उष्मासेपी है वो दोस्तों अपने को बताना है और कूट भाषा में उत्तर देना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कौन सा प्रक्रम उष्मासेपी है ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें देखिए, कपूर का उद्रवपातन ये नहीं है दोस्तों उष्मासेपी। एक सांद्र अम्ल का तनुकरण ये है। बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया ये भी प्रक्रम उष्मासेपी है। लेकिन जल का वाष्पीकरण ये भी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 कूट भाषा के अंदर अपन देखें तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ धातु दे रखी है, दूसरी तरफ उनके उपयोग का क्रम दे रखा है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए, मैग्नीशियम का उपयोग है वो आतिशबाजी के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये गलत हो जाएगा। पोटेशियम का जो उपयोग है वो उर्वरक के रूप में किया जाता है और जिंक का उपयोग है वो गलवनीकरण के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 6 नंबर का प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो दोस्तों पेलाग्रा रोग है ये दोस्तों नियासिन विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से एक आनुवंशिक रोग है। बताइए, निम्नलिखित में से एक आनुवंशिक रोग है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, देखिए, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये दोस्तों एक आनुवंशिक रोग है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चोल शासक के समय। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल वंश के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया?
भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लॉर्ड कैनिंग के समय। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्अधिनियम है वो स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। सी नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राणा कुंभा ने करवाया था। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न है, हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयन। कौन है? उदयन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उदयन है, ये अजात शत्रु का पुत्र था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। हरकन्या वंश, इसको आप दोस्तों हरियक वंश भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे हरियक वंश का संस्थापक कौन था? हरियक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो था बिंबिसार, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज है वो प्रारंभ कर दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको पटवारी के नाम से अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पटवारी भारतीय इतिहास, पटवारी पॉलिटिकल साइंस, पटवारी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, पटवारी कंप्यूटर, पटवारी मॉडल पेपर। इस नाम से दोस्तों आपको वहां पर फोल्डर देखने को मिलेंगे। तो आप वहां जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यह भी पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक है वो सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है। तो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग वो प्रश्न है टॉपिक वाइज वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी क्लासेस जरूर देखें। देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्लासी की लड़ाई में। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई में। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों वेदांतांगल ये पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प है मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, और फिर बिंदुसार का पुत्र दोस्तों अशोक, फिर बृहद्रथ। बृहद्रथ है ये दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में व्यक्ति के नाम दे रखे हैं और सूची सेकंड में दोस्तों इनको क्या सजा दी गई या ये कहाँ चले गए या इनकी मृत्यु कैसे हुई। देखिए सबसे पहले नाना साहब, नाना साहब है ये दोस्तों नेपाल भाग गए थे। नाना साहब है ये नेपाल भाग गए थे। बहादुर शाह जफर है, इनको दोस्तों रंगून निर्वासित किया गया था, रंगून निर्वासित किया गया था। लक्ष्मीबाई है ये दोस्तों युद्ध में मारी गई थी, युद्ध में मारी गई थी लक्ष्मीबाई। और टाटा टोपे है, इनको दोस्तों आप सभी को पता है नरवर के जंगल में इनको पकड़ लिया गया था और पकड़ लिया फिर मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है, फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3, 4 2 1 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनहित याचिका का अर्थ क्या है? जनहित याचिका का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा जनहित याचिका कहलाती है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही।
19 नंबर का प्रश्न है, एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिट या परमादेश। रिट या परमादेश है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये दोस्तों जारी किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो दोस्तों उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74, ए नंबर ऑप्शन सही। 21 नंबर का प्रश्न है, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लागू रहा, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिखित में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों ये जो सशस्त्र विद्रोह है, ठीक है, ये आंतरिक अशांति के स्थान पर ये शब्द जोड़ा गया था और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन दे रखा है, इसलिए ये गलत है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपने को असत्य कथन पूछा था, यही है। 22 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य, ये वाली प्रस्तावना है वो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? तो आश्वासनों का सही क्रम है दोस्तों न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये तो सभी को पता होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाएं शामिल है, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वो है NH 966B। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झील या राज्य झील राज्य सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों एक तरफ है झील दे रखी है, दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। सुमेलित अपने को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और चिल्का झील है ये दोस्तों ओडिशा में है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए पुलिकट झील ये कर्नाटक है, वो इसमें गलत दे रखा है। पुलिकट झील है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है और ये दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में तो इसका 84% भाग है और दोस्तों तमिलनाडु में इसका 16% भाग है। तो आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटक गलत दे रखा है। भीमताल है ये उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों वो कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके 68 प्रश्न जो जीके के परीक्षा में पूछे जाएंगे उनमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ये आपको विशेष तौर पर है वो याद रखना है, ठीक है। आप काउंट करते हुए चलिए कि आपके कितने प्रश्न है वो गलत होते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र स्थापित हुआ। भारत में प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र स्थापित हुआ, तो दोस्तों ये स्थापित हुआ दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तारापुर महाराष्ट्र में।
30 नंबर का प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार पर। 31 नंबर का प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में किस माह में अधिक चक्रवात आते हैं? बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में किस माह में अधिक चक्रवात आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जुलाई अगस्त में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जुलाई अगस्त में। 32 नंबर का प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय IST, ठीक है, भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप सभी को बताएं कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, और ये ग्रीनविच समय से दोस्तों 5.5 घंटे आगे। और दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर है वो दोस्तों 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर किलोमीटर है। तो दोस्तों सीधा सा सभी को पता होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, 3214 में से 2933 घटा देना है, ठीक है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार भारत का 2933 किलोमीटर है। इनमें अंतर कितने का हो गया, 281 किलोमीटर का। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों वो जीता बंगाल टाइगर्स ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? ये किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग में लवनीना बोर्गोहेन ने गोल्ड मेडल जीता? 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग ने लवनीना बोर्गोहेन ने गोल्ड मेडल जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 75 किग्रा वर्ग में, 75 किग्रा वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर प्रश्न है, खबरों में रही इंद्रावती नदी किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती नदी है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु दोस्तों बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में पाई जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं अर्ध शुष्क, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल प्रारंभ की गई थी। प्रथम चीनी मिल है ये दोस्तों भोपाल सागर में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और प्रथम चीनी मिल का नाम क्या था दोस्तों? द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 41 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट में त्रिवेणी संगम है और सूची सेकंड में नदियां दे रखी है। अपने को बताना है कि कौन सा त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां मिलती है। देखिए, बिंगोत जो भीलवाड़ा में है, इसके अंदर दोस्तों बनास, बेडच और मेनाल, बनास, बेडच और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। राजमहल टोंक में दोस्तों बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम होता है। रामेश्वर घाट में दोस्तों चंबल बनास सीप यानी कि बनास चंबल सीप का त्रिवेणी संगम होता है। और बेणेश्वर में दोस्तों सोम माही जाकम का त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ पर दोस्तों ये चारों के चारों सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? राज प्रशस्ति की जो रचना है वो रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार है वो किसने नहीं की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है राव चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे
44 नंबर का प्रश्न है, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 में हुआ था। ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1527 में हुआ था। ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध है, ये दोस्तों कब हुआ था? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए, जो तराइन का द्वितीय युद्ध है दोस्तों, ये 1192 में हुआ था और तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। तो सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा? तराइन का आएगा, फिर आएगा इसमें खानवा का, फिर आएगा इसमें हल्दी घाटी का, यानी कि 3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3-2-1 यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की सीमांती व्यवस्था को किसने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान माना है? राजस्थान की सीमांती व्यवस्था को किसने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्नल टोड ने, कर्नल जेम्स टोड। बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों 50 है, 50 कर दी गई है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस विधानसभा से राज्य में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई थी? किस विधानसभा से राज्य में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चौथी विधानसभा से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो दोस्तों ये सौंपेगा राज्य सरकार को। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? जिनमें कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं होता। तो ये अपना गलत हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें शामिल नहीं होता। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो दोस्तों राज्यपाल को सौंपता है। किसको? राज्यपाल को। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान के राज्यपाल को। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध है वो जांच कर सकते हैं? दोस्तों कौन से अधिकारी के विरुद्ध है वो जांच कर सकते हैं, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखिए, किसी भी राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर के विरुद्ध है वो जांच कर सकते हैं लोकायुक्त। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वार्ड सभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही बहुमत से निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रमझोल कलाई, रमझोल कलाई। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो पैर के आभूषण है दोस्तों, ये रमझोल, यहाँ पर कलाई है वो गलत दे रखा है, बाकी तिमणिया गले का है, सुरलिया कान का और तगड़ी कमर का आभूषण है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ग्रास्य जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? तो मोरबंदिया नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, ये रीति रिवाज है, ये विवाह से संबंधित है। ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने, आप सभी को पता होगा, आवा में दोस्तों विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ? दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो 1919 वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। और दोस्तों इसका 1920 में इसका मुख्यालय है वो अजमेर हो गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वो दोस्तों धौलपुर शासक को बनाया गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में तिल पट्टी के लिए वह स्थान जाना जाता है। राजस्थान में तिल पट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्यावर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्यावर। 60 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चांद बावड़ी, दोस्तों चांद बावड़ी कहाँ है? तो दोस्तों ये आभानेरी में है, आभानेरी में है चांद बावड़ी, ठीक है। और सुनहरी कोठी कहाँ है? तो दोस्तों सुनहरी कोठी टोंक में है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है? तो दोस्तों ये नागौर में है। और ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये पुष्कर अजमेर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4321, 4321 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले देवी का चित्र है वो क्या कहलाता है? बताइए। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? उसको भराड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? भराड़ी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो दोस्तों वो है चरी नृत्य से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्रीष्म उत्सव है ये दोस्तों माउंट आबू में मनाया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकबर के। अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों कौन? पृथ्वीराज राठौड़। और उन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ है बेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे, तो दोस्तों कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है लालदास जी, जिन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो दोस्तों वो तो सभी को पता होगा, पापू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और इनका जो जन्म है वो दोस्तों फड़ौदी में कोल्लू गांव है, वहां पर हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य तीर्थ स्थल भी दोस्तों कोल्लू गांव ही है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 19वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर सोनी जी की नरसिंहा किस जिले का प्रमुख पर्यटन केंद्र है? 19वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर सोनी जी की नरसिंहा किस जिले का मुख्य पर्यटन केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजमेर के। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर के। 68 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की? तो दोस्तों किसने की? तो यहाँ पर टीकाराम पालीवाल ने की। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, टीकाराम पालीवाल ने। दोस्तों ये तो 68 प्रश्न है वो अपन ने जीके से संबंधित पढ़े हैं। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करें। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति है वो दोस्तों 5-5 लोगों को 10-10 लोगों को दोस्तों लिंक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास में। और बिल्कुल निःशुल्क सुविधा आपको ये मिल रही है तो इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और अब अपन देखिए 69 से 73% तक अपन पैसेज से संबंधित उत्तर देने हैं, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे देखिए पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए सिनोनिम फॉर ब्रेव? दोस्तों सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द बताना है। ब्रेव का समानार्थक शब्द, ब्रेव का मतलब क्या होता है? वीर, बहादुर, ठीक है, वही होता है। और इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों वो है वेलिएंट। वेलिएंट का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी दोस्तों वीर बहादुर होता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए द एंटोनियम ऑफ ब्राइट। दोस्तों अब देखिए एंटोनियम का मतलब विलोम शब्द बताना है। तो ब्राइट का विलोम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्राइट का मतलब क्या है। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, ठीक है, चमकीला या तेज बोल सकते हैं। और इसका जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? चमकीला का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? फीका। तो फीका को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर डुल। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड? दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल सही शब्द है दोस्तों। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा। आगे देखिए द एडजेक्टिव्स
सिंपल कैन गिव अस द नाउन। दोस्तों यहाँ पर देखिए सिंपल जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसमें देखिए सिंपलीफाई अगर अपन कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। और सिंपली है वो क्या है, तो वो एडवर्ब है। और सिंपलिसिटी है वो नाउन वर्ड है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है नाउन का पूछा है तो सिंपलिसिटी हो जाएगा इसमें, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए द वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस्ड विथ द वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जीवन शैली से संबंधित है, ठीक है, द वे ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइफ स्टाइल से संबंधित। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे गिव द सिनोनिम ऑफ, दोस्तों यहाँ पे देखिए परनीसियस। दोस्तों परनीसियस तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों देखिए इसका मतलब होता है परनीसियस का मतलब दोस्तों हार्मफुल बोल सकते हैं आप, ठीक है, समानार्थक शब्द। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्मफुल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एंटोनियम बताना है, ठीक है, ये विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पे देखिए परप्लेक्स। दोस्तों परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों देखिए सरलीकरण इसका होता है दोस्तों एंटोनियम, यानी कि विलोम शब्द का पूछा है, ठीक है। तो विलोम शब्द परप्लेक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंप्लीफाई हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई यानी कि सरलीकरण करना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फाउंड आउट विच सेगमेंट है कंटेंट्स एन एरर। तो यहाँ पर देखिए द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए यहाँ पे इंग्लिश, द इंग्लिश की जगह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा, द नहीं लगेगा दोस्तों इसमें, ये इस पार्ट में एरर है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है फाइंड आउट विच सेगमेंट कंटेंट्स एन एरर। दोस्तों यहाँ पे देखिए हैप्पी इज द मैन विच अवॉइड्स बैड कंपनी। दोस्तों ये जो प्रश्न में जो लाइन दे रखी है यही ही लाइन है वो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हैप्पी इज द मैन विच, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो विच है ये गलत दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, द मैन विच की जगह द मैन हु आएगा, ठीक है, WHO। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इस पार्ट में एरर है। आगे देखिए यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है गिव द मीनिंग ऑफ द इडम्स। दोस्तों यहाँ पे मुहावरे से संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिए टू सीड क्रोकोडाइल टीयर्स। तो दोस्तों इसका मतलब होता है झूठी सहानुभूति व्यक्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी हाइपोक्रिटिकल टू शेड फॉल्स टीयर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपने जो प्रश्न कर रहे हैं वो दोस्तों हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से यण संधि के युग्म का उदाहरण है। दोस्तों यण संधि कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो देखिए यण संधि के नियम क्या है, तो य र ल व के आगे य र ल और व के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो दोस्तों उसमें क्या होती है, उसमें यण संधि होती है। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं डी नंबर का ऑप्शन है, इसमें देखिए आपको आधा अक्षर कटा हुआ मिल रहा होगा य र ल व के आगे। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस शब्द का विश्लेषण गलत है, बताइए किस शब्द का विश्लेषण है वो गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर देखिए निर प्लस अभी प्लस मान, तो दोस्तों इसमें निरभिमान बिल्कुल सही है। सु प्लस सम प्लस गठित सुसंगठित बिल्कुल सही है। सु प्लस वी प्लस अव प्लस स्थित सुव्यवस्थित बिल्कुल सही है। दुर प्लस व्यवहार दुर्व्यवहार। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं ये जो दुर प्लस व्यवहार तो दे रखा है, ठीक है, ये भी दोस्तों इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दुर प्लस वी प्लस अवहार, ठीक है, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों दुर प्लस व्यवहार। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें देखिए ये जो दुर्व्यवहार जो शब्द दे रखा है ये गलत दे रखा है। यहाँ पर यह के ऊपर क्या आएगी, मात्रा आएगी और र नहीं आएगा, र नहीं आएगा और यह के ऊपर मात्रा आएगी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए किस विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ है।
तो समास का सही प्रयोग है वो दोस्तों किस में हुआ है? देखिए यहाँ पे कनकलता, इसमें क्रमधारय समास है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कनक के समान है जो लता। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शब्द युग्म का, शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी है वो सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए न्याय का अन्याय, सॉरी न्याय का क्या हो जाएगा इसमें? न्याय का अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान। तो दोस्तों इसमें देखिए शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है पूछा है, तो यहाँ पे अचल अचला। ठीक है, ये दोस्तों इसमें क्या है? सही है, अचल अचला। ठीक है, अचल का अर्थ होता है स्थिर और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये धरा है, ये क्या है? ये पृथ्वी का ही पर्याय है। ठीक है, और यहाँ न्याय अन्याय का पर्याय है और मान अपमान का विलोम है। ठीक है, तो यहाँ पे न्याय अन्याय क्या है? विलोम शब्द हो गए। मान अपमान क्या हो गया? ये भी विलोम शब्द हो गया। और धरा पृथ्वी है, ये क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर अपना इसमें अचल अचला बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? अनेक का पर्यायवाची कौन सा है? तो वो है दोस्तों सेना। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए साकार निराकार बिल्कुल सही है, साक्षर निरक्षर बिल्कुल सही है, ज्ञानी अज्ञानी, पूर्व अपूर्व। दोस्तों इसमें सारे के सारे सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों आप उपरोक्त सभी कर लेना, ई नंबर डाल देंगे। आगे देखिए किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? बताइए किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए आजीविका, आशीर्वाद, ये दोस्तों इसमें सभी शब्द हैं वो शुद्ध है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, उसने मुझे नाश्ता खिलाया, उसने मुझे नाश्ता खिलाया। ठीक है, तो खिलाया थोड़ी होगा, उसने मुझे नाश्ता करवाया होगा, ये वाक्य शुद्ध होगा। तो यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य है, तो ये ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द नहीं है? बताइए किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, सहजात। सहजात का मतलब क्या होता है दोस्तों? सहजात का मतलब होता है जो साथ उत्पन्न हुआ हो, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वयंभू। तो ये अपना पहला ही गलत हो गया, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें तीनों सही दे रखे हैं। 88 नंबर प्रश्न है, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पे देखिए 8-8 आंसू रोना, 8-8 आंसू रोना मतलब बहुत अधिक विलाप करना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय नहीं है, देखिए वट 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 वट। ठीक है, आवट प्रत्यय नहीं है वो अपने को बताना है। रुकावट, महावट, सजावट, थकावट। तो दोस्तों देखिए रुकावट में रुक प्लस आवट हो जाएगा, सजावट में सजा प्लस आवट हो जाएगा, थकावट में थका प्लस आवट हो जाएगा। महावट दोस्तों यहाँ पर देखिए महावट में प्रत्यय नहीं है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन देखिए कुछ प्रश्न है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन कंप्यूटर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, पी यू एन ई को दोस्तों यहाँ पे एस क्यू सॉरी एस एक्स क्यू पी सॉरी क्यू एफ लिखा गया है, और एस आई सॉरी सी आई टी वाई को क्या लिखा जाएगा? नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पी और एस में कितने का गैप है? 3 का गैप है। यू और एक्स में 3 का गैप है। एन और क्यू में इसमें भी 3 का गैप है, और ई और एफ में इसमें दोस्तों 1 का गैप है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही करना है। सी में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? एफ। आई में 3 जोड़ोगे तो दोस्तों एल, और
टी में 3 जोड़ोगे तो डब्लू, और वाई में 1 जोड़ोगे तो दोस्तों जेड। तो यहाँ पे एफ एल डब्ल्यू जेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप शब्द युग्म का चयन विकल्पों से करें। यहाँ पर देखिए घोड़ा, पोनी। देखिए यहाँ पर सॉरी, पोनी नहीं, पानी है, ठीक है। देखिए घोड़ा, और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों पोनी, ठीक है। घोड़ा और पोनी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जैसा शब्द युग्म रूप है वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे केड़ा इल्ली, केड़ा इल्ली। देखिए घोड़ा पोनी का मतलब क्या होता है? घोड़ा व टट्टू, ठीक है, पोनी बोलते हैं टट्टू, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कीड़ा और इल्ली होगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रश्न चिन्ह की जगह के लिए सही आकृति को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो अपने को बताना है। प्रश्न आकृति दोस्तों यहाँ पर ये दे रखी है, और उत्तर आकृति आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें ये डी नंबर वाली आकृति आएगी दोस्तों, 4 नंबर वाली। और 4 नंबर कौन से ऑप्शन, सॉरी, इसमें देखिए ये वाली नहीं आएगी। इसमें तो देखिए ये तो पूरा क्रॉस हो रखा है। इसमें आकृति आएगी दोस्तों ये वाली, तीसरे नंबर वाली आकृति आएगी दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जहां पर 3 दे रखा है वो। 94 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए ई 5E7F 11H और 17 के आगे क्या आएगा वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 और 2 7, 7 और 4, यानी कि फिर 4 का गैप, यानी कि 7 और 4 11, 11 और 17 कितने का गैप है? 6 का, यानी कि 2 4 6, अब 8 का गैप होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 17 में अगर अपन 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 25। तो ये 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए EF 1 का गैप, फिर GH फिर 2 का गैप, फिर IJK 3 का गैप, फिर 4 का गैप होगा। तो इसमें LMNO, तो यहाँ पे 25O इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कौन सी आकृति आने वाली है। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ये जो यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, इसमें आकृति अपने को क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखिए प्लस वाला जो ये वाला आएगा, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका, देखिए इसमें आकृति कौन सी आ रही है वो देखिए। इसमें आकृति की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए ये इंटू वाली आएगी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये वाली आकृति आएगी। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। 71 73 77 79, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 71 73 77 79। तो दोस्तों यहाँ पे 71 73 और 79 है, ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 71 73 और 79। तो यहाँ पर 77 है, ये दोस्तों क्या है, 77 भाज्य संख्या है, 11 से भाग हो रहा है ना इसका। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 97 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए समूह से विषम आकृति को चुनना है। विषम आकृति कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये तीनों आकृति है वो इसमें, जैसे देखिए ये वाली आकृति आपको दिखाई, ये अलग ही आकृति दिख रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हट बार बैट पिन बात। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए HAT, तो कौन सा अक्षर लगाएं तो शब्द बन जाएगा, जैसे HATE हेट हो जाएगा, BARE हो जाएगा दोस्तों, इसमें BATE हो जाएगा, PINE हो जाएगा, BATHE हो जाएगा। तो यहाँ पर ई शब्द लगेगा दोस्तों, ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कथन दे रखा है, यहाँ पर देखिए CHILE को
ECIHL के रूप में कोडेड किया जाता है। तो यहाँ पर EGYPT को TEYGP के रूप में कोडेड किया जाता है। तो सीधा सा है दोस्तों, इसी को ही जो CHILE है, इसी को ही दोस्तों देखिए उल्टा पुल्टा करके ECIHL लिखा गया है। तो आप इसको जैसे नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि C है वो 1 नंबर पे है, और H है वो 2 नंबर पे, L I है तो वो 3 नंबर पे, L है वो 4 नंबर पे, और E है वो 5 नंबर पे। तो यहाँ पर E देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 5, फिर 1, फिर दोस्तों यहाँ पे 3, फिर दोस्तों यहाँ पे 2, और फिर दोस्तों यहाँ पे L 4 नंबर पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 को 5 1 3 2 4 के रूप में लिखा गया है। उसी प्रकार भी दोस्तों इसको भी ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो अपने को बताना है, सेम टू सेम यही रूट है। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 पर्याप्त है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1 से भी उत्तर दे सकते हैं, 2 से भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, 100 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए एक कूट भाषा में DRIVE को यहाँ पर देखिए WIREV के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में मोबाइल को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों मोबाइल को क्या लिखा जाएगा? देखिए D का विपरीत अक्षर क्या होगा? W। R का विपरीत अक्षर क्या होता है? I। और A का विपरीत अक्षर क्या होता है? Z। B का क्या होता है? Y। C का क्या होता है? X। ठीक है, उसी प्रकार M का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों? N। O का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों L। ठीक है, तो यहाँ पर NL कौन से ऑप्शन में है? इसमें देखिए। और B का दोस्तों Y होता है, तो यहाँ पे NLY ये वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। B नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में WIFE को दोस्तों WEFI के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किस शब्द को यहाँ पे RHCL के रूप में लिखा जाएगा? RHCL के रूप में। तो दोस्तों RHCL के रूप में दोस्तों यहाँ पर देखिए RICH को लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर C नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप इनमें जैसे कि W को 1 दे दिया कोड, इसको 2, इसको 3, इसको 4, फिर इसको देखिए यहाँ पे W में 1, फिर यहाँ पे 3, फिर सॉरी, फिर इसमें E को 4 है। ठीक है, जैसे E को यहाँ पे 4 है, और F है वो दोस्तों 3 पे आ जाएगा, और I है ये 2 पे। यानी कि 1 2 3 4 को 1 4 3 2 लिखा गया है, और रिच को भी दोस्तों RHCL लिखेंगे तो 1 4 3 2 से ही लिखेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे अमित और रितु पति पत्नी है दोस्तों। अमित और रितु है वो पति पत्नी है। मृणाल और सोनल भाई भाई, मृणाल और सोनल ये दोनों दोस्तों भाई भाई है। मृणाल रितु का भाई है। मृणाल है वो दोस्तों किसका? रितु का भाई है। ठीक है, तो रितु का भाई दोस्तों और कौन हुआ? सोनल भी हुआ। तो यहाँ पर देखिए सोनल और अमित का क्या रिश्ता है? सोनल और अमित का रिश्ता क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये जीजा साले का रिश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीजा साला का। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। यदि दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यदि एक्स की माँ है वो वाई के पिता की क्या है? इकलौती पुत्री है। तो यानी कि ये दोनों क्या हो गई? भाई बहन हो गए। तो वाई के पति की बहन एक्स की क्या लगेगी? तो वाई के पति की बहन, वाई के पति की बहन क्या लगेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई के पति की बहन एक्स की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है। एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि
एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे, मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, की बेटी है। तो वाई की माँ का एक्स से क्या संबंध है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए, वाई की माँ उसकी दादी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दादी या नानी। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, गुंजन और सोफिया बैडमिंटन और फुटबॉल खेलती है, सोनू और रवि क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, सोफिया और मोनिका हॉकी और क्रिकेट खेलती है। कौन सा खेल व्यक्तियों की अधिकतम द्वारा संख्या, यानी कि अधिकतम संख्या द्वारा खेला जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गुंजन है वो बैडमिंटन और फुटबॉल खेलती है, सोफिया दोस्तों बैडमिंटन और फुटबॉल तो खेलती है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए सोफिया है वो हॉकी और क्रिकेट भी खेलती है, यानी कि 4 गेम खेलती है ये सोफिया। तो एक तो सोफिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखिए सबसे अधिक 4 गेम खेला गया है, तो वो खेला गया है दोस्तों किसके द्वारा, सोफिया के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रिकेट, देखिए सोनू और रवि भी क्रिकेट खेलते हैं, सोफिया और मोनिका भी क्रिकेट खेलती है, तो यानी कि क्रिकेट है वो दोस्तों सबसे ज्यादा खेल है वो खेले जाने वाला है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकला है, ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके क्या कर रहा है, निकला है। उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में वह दाएं मुड़ता है। दोस्तों ये 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है, ये दाएं मुड़ गया साहब। और 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और ये 100 किलोमीटर फिर गाड़ी चला देता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उसके बाद में यह मुड़ता है और 50 किलोमीटर की है वो गाड़ी चला लेता है, ठीक है। अब अपने को बताना है कि वह अपने शुरुआती बिंदु के एक्स सापेक्ष किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। तो दोस्तों ये कौन सी दिशा हो गई, यहाँ से चलना शुरू किया, अब ये यहाँ पर है, तो दोस्तों ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा कोई खास करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मैं आपको देखिए कुछ प्रश्न है वो मैथ के और 1-2 प्रश्न और रीजनिंग से संबंधित करवा देता हूँ, फिर मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो करवाऊंगा। मैथ के प्रश्न है वो मैं आपको टॉपिक वाइज उपलब्ध करवा दूंगा। देखिए 112 नंबर का प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखिए 14, 26, 10, 16, 32, 12, 18, 18 आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें ये जो दे रखा है इसके अंदर देखिए 14 और 26, 14 और 26 कितने होते हैं दोस्तों, 14 और 26 होते हैं 40, और 40 में 4 का भाग दिया तो दोस्तों यहाँ पर कितने आ गए, 10। उसी प्रकार 16 दूनी 32, 32 और 16 कितने होते हैं 48, और 48 में 4 का भाग दिया तो यहाँ पे कितने आ गए, 12। उसी प्रकार 18 दूनी 36, 36 में 4 का भाग दिए तो दोस्तों कितना आ गया, 36 में आप 4 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 13 नंबर का 113 नंबर का प्रश्न भी, 1, 2, 3, 11, 7, 5, 120, 45 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं 11 का स्क्वायर कर लीजिए कितना आएगा, 121, और 121 में से 1 घटा दीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर घटा दीजिए तो कितना आ गया, 120, ठीक है। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कर लीजिए और फिर 2 का स्क्वायर उसमें से घटा दीजिए तो 45 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कर लीजिए कितना होता है, 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 25 में से 9 घटा दीजिए दोस्तों कितना आएगा, 16। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। देखिए ये तो पैसे से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये वाला और देख लीजिए 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण को संतुलित करने
के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? आप ऑप्शन के अनुसार बदल के देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आप कौन सा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भाग और इंटू को आप चेंज कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 14 माइनस 2, इन भाग की जगह इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे इंटू 2 प्लस 9 और इंटू की जगह भाग कर दीजिए, तो यह भाग और 3 बराबर 3। अब इसको सोल्व करके देख लीजिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। तो दोस्तों 9 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 3। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, वही बोडमास वाला नियम। तो यहाँ पर क्या होगा, तो दोस्तों 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। तो यहाँ पे 4 प्लस 3 माइनस 14 ये बच जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखिए 4 प्लस 3 और इधर शुरुआत में दोस्तों माइनस, यानी कि 14 माइनस। तो अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 14 माइनस 2, 14 माइनस ये दोस्तों यहाँ पे 7 कर लेना, ठीक है, तब ये उत्तर आएगा। 2 की जगह आपको क्या करना है, 7 करना है, ठीक है, 2 की जगह 7 करना है। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 14। और यहाँ पे 14 माइनस 14 प्लस 3 बराबर दोस्तों 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 14 में से 14 गए तो कितने, सॉरी 14 और 3 कितने होंगे, 17। 17 में से 14 गए तो दोस्तों कितने बचे, 3। तो यहाँ पर 3 बराबर 3 बचेंगे। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये भी देख लीजिए, 117 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी दोस्तों देखिए वही खालिस्तान भरना है, इसमें जोड़े बनेंगे। जोड़े बनाओगे कैसे, तो यहाँ पे डबल ओ पी क्यू। अब देखिए डबल ओ पी क्यू ये बन गया। फिर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ओ पी ओ पी ओ क्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओ क्यू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे डबल ओ पी क्यू ओ पी ओ क्यू, डबल ओ पी क्यू ओ पी क्यू ओ क्यू, ठीक है, ये वाला ही बनेगा। ये आप इसको क्रम में चलोगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है ओ डबल पी ओ। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 116 नंबर 118 नंबर का प्रश्न, ये भी आप दोस्तों देखिए निशान चेंज करना है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ प्लस हो, तो यहाँ पे 12 माइनस 3 प्लस 24 इंटू 4 भाग 8। तो यहाँ पर इसका निशान चेंज करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का अर्थ क्या लिखा गया, माइनस को इंटू लिखा गया, तो यहाँ पे 12 इंटू 3। प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का अर्थ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 24। फिर इंटू का अर्थ क्या हो जाएगा, तो भाग 4। और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग का अर्थ हो जाएगा प्लस 8। बस यही करना है। तो यहाँ पर देखिए 12 इंटू 3 कितने होते हैं, 12 तिया 36 माइनस, और 24 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, तो 6 प्लस 8, यानी कि 36 माइनस 6 प्लस 8 है। तो दोस्तों 36 और 8 है, कितने होते हैं दोस्तों, 36 और 8 हो जाएंगे 44, और 44 में से 6 गए तो कितने बचे, 38। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 119 नंबर का प्रश्न है। अब एक दो प्रश्न मैथ के भी देख लेते हैं। एक बैग में 785 के 2, 5 और 10 के सिक्के हैं, और सिक्के का अनुपात दोस्तों यहाँ पे 6 अनुपात 9 अनुपात 10 के अनुपात में दे रखे हैं। बैग में 5 के कितने सिक्के हैं, बैग में 5 के कितने सिक्के हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 2, 5 और 10 के सिक्के हैं, और अनुपात दे रखा है दोस्तों 6, 9 और 10। अब रुपए के अनुसार अपन काउंट करें तो दोस्तों देखिए 2 रुपए के कितने 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 12। और 5 रुपए के 9 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 45। और 10 रुपए के 10 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 100। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 45 कितने हो जाएंगे, 145। 145 और 12 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 157। कितने, 157। अब कुल बैग में रुपए कितने हैं, 785। तो 785 बटे 157 इंटू 100, बस 100 भी क्यों करो दोस्तों, डायरेक्ट निकालना है ना आपको। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के स्थान के कितने सिक्के हैं, 9। तो यहाँ पे 785 बटे 57 इंटू 9 कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 45 सिक्के। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए चार संख्याएं क्रमशः 2:5 3:8 के अनुपात में है। यदि इन चार संख्याओं का योग 432 है तो पहली तथा चौथी संख्या का योग है वो क्या होगा। तो दोस्तों चार संख्याएं हैं 2:5 3:8 में, तो यहाँ पे अनुपातों का योग अगर अपन करें 2+5+3+8 तो कितने हो जाएंगे 18। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पहली और चौथी संख्या का योग का पूछा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों 432/18 पहली और चौथी संख्या का योग, तो पहली कितनी है 2 और चौथी कौन सी है 8, तो यहाँ पर 10, 2 और 8 कितने होते हैं 10, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको काटोगे तो यहाँ पर 240 आ जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको प्रश्न है वो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित करवा देता हूँ, मैथ से संबंधित प्रश्न है वो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो देखिए एक टीवी 8,500 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। सीधा सा है टीवी दोस्तों, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 10,000 का टीवी है जिसमें से 15% यानी कि 1500 दोस्तों 15% मतलब 1500 का नुकसान हुआ, तो पिक्चर 8,500 में बेच दिया। और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, सीधा सा है भाई 10,500 में बेच दो उसको। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़े देख के ही पता लग जाना चाहिए दोस्तों। 100 जैसे 132 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों, आप इसमें देख लीजिए जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की है तो वो उसके ऊपर कितने रुपए लिखे कि अपने को 36% का लाभ प्राप्त हो जाए और अपन 20% की छूट भी दे दे। ऑप्शन के अनुसार आप कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, जैसे कि 70% है, तो जैसे अपनी वो कोई वस्तु है 100 रुपए की है, उसके ऊपर अपन ने लिख दिया 170 रुपए एमआरपी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे उसको छूट देंगे, तो 20% की छूट देंगे, तो 170 में 20% की छूट दोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, कितने रुपए की छूट दे दी 134 रुपए की छूट दे दी। तो 134 170 में से 134 घटाए तो दोस्तों कितना सॉरी 170 में से 34 घटाए तो कितना होगा भाई 20% की छूट दे दी ना 170 की, तो 17 दूनी 34, 34 रुपए की छूट दे दी, तो यहाँ पर 170 में से 34 गए तो कितने बचे 136। अब देखिए 100 रुपए की वस्तु थी, डिस्काउंट देने के बाद में अपन ने 136 रुपए में उसको बेच दी, यानी कि 36% का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तो वही प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन उठा के आप आसानी से कर सकते हैं, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 133 नंबर का प्रश्न है, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, स्वयं का 5 गुना हो जाती है 3 वर्षों में, 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं की 125 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा है टी बराबर 125 यानी कि 5 का क्यूब गुना, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 यानी कि 9, ठीक है, यानी कि 9 वर्षों में दोस्तों स्वयं का 125 गुना हो जाएगी ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्षों में ये 5 गुना हो रही है तो 6 वर्षों में कितना हो जाएगी दोस्तों 25 गुना, और दोस्तों 9 वर्षों में कितना हो जाएगी, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का क्यूब कर दीजिए 125 गुना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 9 वर्षों में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए रहीम और रईस क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा दोनों का, तो दोनों को 15 और 10 का हो जाएगा दोस्तों 150, ठीक है, यानी कि 10 का भी भाग चला जाए और 15 का भी भाग चला जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको 15 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और इसको दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं, जैसे कि 60 भी ले सकते हैं, 15 दूनी 30 भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने 30 ले लिया तो ये कितनी बार गया 15 दूनी 30 और 10 तिया 3, ठीक है, तो 2 और 3 कितने होते हैं 5, और 30 में 5 का भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा
6, तो यहाँ पर 6 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए, ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखिए मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। देखिए ये 15 प्रश्न है, ये ही आपकी परीक्षा पास करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। यहाँ पर देखिए, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, यानी कि आईसी का प्रयोग है, वो दोस्तों कौन सी जनरेशन में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 3rd जनरेशन में आईसी का प्रयोग है वो किया गया था। ठीक है, सिलिकॉन की। आगे देखिए, प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता मापी जाती है। प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता मापी जाती है तो दोस्तों ये डॉट प्रति इंच में मापी जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बारकोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ये दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 140 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है? रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो वो है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें रजिस्टर, कैसे, रैम और हार्ड डिस्क। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है वह मुख्यतः जब डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो बूट स्ट्रैप कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बूट स्ट्रैप। आगे देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों डिबगिंग कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिबगिंग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नया एमएस डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? नया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में इंसर्ट की गई टेबल में क्रमशः कॉलम एवं रो की अधिकतम संभव संख्या है। एमएस वर्ड में इंसर्ट की गई टेबल में क्रमशः कॉलम और रो की अधिकतम संख्या संभव है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए, कॉलम की है 63 और रो की है दोस्तों 32,767। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रयोग से बनी किसी फाइल की वर्कशीट के पहले सेल का सेल एड्रेस होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रयोग से बनी किसी फाइल की वर्कशीट के पहले सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों A1। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A1। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक भाग है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये एमएस ऑफिस का भाग है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्लाइड शो शुरू करने के लिए हेतु प्रयुक्त स्लाइड शो टैब की कमांड का सही विकल्प है। कमांड का जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है दोस्तों देखिए, यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग, प्रथम स्लाइड के शुरू करने हेतु, फ्रॉम करंट स्लाइड, तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने हेतु, प्रेजेंट ऑनलाइन, स्लाइड शो को ऑनलाइन शुरू करने हेतु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे ऑटो कंटेंट विजार्ड में स्टार्ट एंड फिनिश के बीच कितने स्टेप होते हैं? तो कितने स्टेप होते हैं? तो दोस्तों स्टार्ट से फिनिश तक 3 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये
पटवारी भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर नंबर 16 है वो करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे, कुछ चेंजेस करना हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पटवारी मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। परीक्षा नजदीक है। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।